हो गया। ओके स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार, मैं कैटलिस्ट में केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाता हूँ और दोनों सब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल अप टू इंट्रेंस लेवल लाइक आईआईटी, नीट, जेईई मेन, यहाँ तक मैं देखता हूँ। बट जब स्टार्ट करूँगा तो बहुत बेसिक लेवल से, तभी तो मेरा सिर्फ आपको केमिस्ट्री का लेक्चर मिल रहा होगा। कुछ ही दिन के बाद आपको फिजिक्स का भी लेक्चर मिलना शुरू हो जाएगा अगर आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। एनीवे, तो हम लोग यहाँ पे नोमेनक्लेचर का थर्ड लेक्चर में हैं और नोमेनक्लेचर का थर्ड लेक्चर में यहाँ तक हम लोग देख लिया। अब नेक्स्ट मेरा जो रूल है, जो हम लोग बेसिक रूल्स देख रहे थे, तो हम लोग अभी देख रहे थे नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। तो नेक्स्ट है कि इफ आरएपीडी फेल, तो आरएपीडी फेल कब करेगा? इट कैन बी फेल ओनली इफ ऑल लोकेट नंबर्स आर सेम फ्रॉम बोथ साइड। अगर जितना भी लोकेट नंबर है अगर दोनों तरफ से सेम रहेगा तब उस टाइम पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि जब रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जब लगाएंगे तो आपको कहीं पे डिफरेंस नजर ही नहीं आएगा। देन यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड कि अब क्या करना है। तो उस केस में आपको देखना है कि मेरा सब्स्टिट्यूएंट है क्या। तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल और इथाइल। और जहां भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा तो वहां पे पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके आपको देख लेना है। तो मेरा क्या सब्स्टिट्यूएंट है? ए है मिथाइल और ए क्या है? इथाइल। तो जब लेकिन पॉइंट नोटेड, अभी जो सिखाने जा रहे हैं इसको तभी अप्लाई करना है जब आपको आरएपीडी फेल कर गया। तो नंबर, और ये चीज मैं सिखा रहा हूं किसके लिए? नंबरिंग करने के लिए। तो इथाइल और मिथाइल में विच वन इज अल्फाबेटिकली मोर सुपीरियर? तो अल्फाबेटिकली मोर सुपीरियर का मतलब होता है कि एबीसीडी में ई पहले आता है, ए आता है। तो आपको लोग को सबको एबीसीडी तो आता ही है, तो एबीसीडी में ई पहले आता है, इसका मतलब इथाइल मेरा अल्फाबेटिकली सुपीरियर है। तो जो अल्फाबेटिकली सुपीरियर है उसको हम लोग लोअर नंबर देंगे। कौन सा नंबर देंगे? हायर नंबर या लोअर नंबर? लोअर नंबर। लेकिन एक कौन अल्फाबेटिकल सुपीरियर का, अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग उसको रेफरेंस मानकर कब करते हैं? जब आरएपीडी फेल करता है। तब उस केस में अगर इथाइल के लिए को रेफरेंस लेते हैं तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इथाइल कितना पे आता है? 4 पे। और जब राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो आता है 3 पे। करेक्ट? तो उस सिचुएशन के लिए अब आपको अभी क्या बताया कि जो अल्फाबेटिकली सुपीरियर रहेगा उसको लोअर नंबर देना है। तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको रिजेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि मेरा नंबरिंग किस तरफ से होगा? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगा। लेकिन एक कब कॉन्सेप्ट लगाना है? जब आरएपीडी जिस टाइम पे फेल कर गया। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट वंस आपने एक बार जब नंबरिंग कर दिया तो उसके बाद आपको राइट द नेम। तो नाम लिखने के लिए क्या करना है? तो नाम लिखने का तरीका है कि उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। तो अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 इथाइल, 4 मिथाइल, हेक्सेन। करेक्ट? ओके, तो नाम क्या हो गया? 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। चलिए, अब नेक्स्ट है कि सर सिचुएशन अगर ए हो गया, सपोज कीजिए कि सेम टाइप का ले रहे हैं
और आपको अगर इस टाइप का सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, ठीक है, तो इस तरफ से अगर नंबरिंग करते हैं तो यहाँ भी 3 और 4, और व्हेन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करेंगे नंबरिंग तो ये भी क्या हो जाएगा 3 और 4। तो आरएपीडी फेल कर गया, तो आरएपीडी फेल कर गया तो अल्फाबेटिकल सुपीरियर जाते हैं। तो अल्फाबेटिकली सुपीरियर में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का फर्स्ट लेटर देख रहे थे, तो सब्स्टिट्यूएंट का जब फर्स्ट लेटर देख रहे हैं, बट इस केस में अगर इस टाइप का एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आपका आएगा कि सर ऐसा तो मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। प्रोपाइल एंड पेंटाइल, प्रोपाइल स्टार्टिंग विथ पी, पेंटाइल ऑल्सो स्टार्टिंग विथ व्हाट? पी। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का सब्स्टिट्यूएंट मिल गया लाइक राम और रहीम, तब आपको इसमें भी आरएफपीडी लगा देना है, ठीक है। अल्फाबेटिकली कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा सुपीरियर है उसको चेक करने के लिए। तो देखिए आर सेम हो गया, ए भी सेम हो गया, बट ये है एच, ए है एम, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो बताइए एम और एच में कौन पहले आएगा? ऑब्वियसली एच आएगा। इसका मतलब है कि अल्फाबेटिकली कौन सुपीरियर है? रहीम। तो इसका मतलब है कि नंबरिंग कौन अब डिसाइड करेगा? नंबरिंग डिसाइड करेगा रहीम। रहीम को हम लोग अल्फाबेटिकली मोर सुपीरियर मानेंगे। तो इस तरफ से जाते हैं तो कितना पे आता है? 4 पे, और जो अल्फाबेटिकली सुपीरियर है उसको लोअर नंबर देना है, ठीक है। इस तरीके से नंबरिंग कीजिए कि अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्जेक्ट विल गेट लोअर नंबर। बट ये कॉन्सेप्ट तब अप्लाई करते हैं जब आपका आरएपीडी फेल करता है, अदरवाइज आरएपीडी के अकॉर्डिंग नंबरिंग होता है। इस बात का ऑलवेज ख्याल रखिएगा। और आप नोमेनक्लेचर का लेक्चर 1 से फॉलो करेंगे तभी आपको सीक्वेंस बन पाएगा। आप डायरेक्टली ये सोचेगा कि नहीं 3rd लेक्चर से स्टार्ट करें, जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, वेरी बिगिनिंग हैं, जो ऑलरेडी मतलब 11th 12th में पढ़े हुए हैं उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट जो बिल्कुल बेसिक लेवल से जो बिल्कुल नहीं पढ़े आज तक उनके लिए तो बिल्कुल लेक्चर 1 से फॉलो कीजिए मुझे। तो नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा 3 रहीम 4 राम हेक्सेन। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं देखिए, नेक्स्ट है कॉमन नेम ऑफ अल्केन। कुछ कॉमन नेम का सीक्वेंस देख लेते हैं, जैसे हम लोग अभी आईएपीएस देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमन कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं अल्केन का क्या क्या कॉमन नेम हम लोग जनरली फेस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट होता है अल्केन का जो कॉमन नेम, वो होता है नॉर्मल अल्केन। और नॉर्मल अल्केन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर कॉमन नेम किसी अल्केन का लिख रहे हैं तो नॉर्मल अल्केन किस कब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो मेरा आंसर ये है कि दैट अल्केन which can be branched but still it is unbranched। वैसा कोई भी अल्केन जिसका ब्रांचिंग हो सकता है बट अभी भी वो क्या है? अनब्रांच है, करेक्ट। तो यहां पे दैट अल्केन which can be branched but still it is unbranched। ओके, तो इस टाइप के सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? देन इट इज कॉल्ड
नॉर्मल अल्केन। ओके, बट नॉर्मल अल्केन क्या है? तो देखिए स्टूडेंट, इन नॉर्मल अल्केन है अनब्रांच अल्केन का कॉमन नेम, लेकिन उसमें यहाँ पे अब आपको रुकना पड़ेगा कि नॉर्मल अल्केन ऑलवेज नहीं अप्लाई, सब पे अप्लाई नहीं होगा, नहीं तो फुल टास्क हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि वैसा कोई भी अल्केन जिसमें क्या पॉसिबल था, ब्रांचिंग पॉसिबल था, बट फिर भी वो अभी भी क्या है, अनब्रांच है, देन उसके कॉमन नेम में नॉर्मल टर्म लगाएंगे। लेकिन वैसा कोई भी अल्केन जिसमें ब्रांचिंग पॉसिबल है ही नहीं, कुछ भी जोड़ घटाव कर लीजिए, कैसे भी चेन को बनाने की कोशिश कीजिए, उसमें ब्रांचिंग अगर होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो उसके लिए कॉमन नेम में आप नॉर्मल अल्केन का यूज आपको कन्वेंशन है नहीं करना है। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि मीथेन, इसमें तो एक ही कार्बन है, ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है, तो मीथेन को सिर्फ मीथेन बोलते रह गया। कोई पूछा व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ मीथेन, तो नॉर्मल मीथेन मत बोल देना है, इसलिए यहां पे नॉर्मल मीथेन बोलना फुल टास्क हो जाएगा। ठीक है, इथेन, इसमें तो दो ही टर्मिनल पॉइंट है, दो ही कार्बन है, और इसमें दो टर्मिनल पॉइंट है। ब्रांचिंग का कंडीशन में बताया था कि जब टर्मिनल पॉइंट दो से ज़्यादा रहेगा तब उसको ब्रांच अल्केन बोलते हैं। तो यहाँ भी ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है, तो जब ब्रांचिंग ही पॉसिबल नहीं है तो मेरे डिफिनेशन को सर्टिफाई ही नहीं कर रहा। मेरा डिफिनेशन क्या था, दैट अल्केन विच कैन बी ब्रांच्ड बट स्टिल इट इज अनब्रांच्ड। वैसा कोई भी अल्केन जिसमें ब्रांचिंग पॉसिबल है लेकिन फिर भी वो अनब्रांच है, देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल अल्केन, करेक्ट। बट इसमें ब्रांचिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो यहां भी नॉर्मल इथेन का टर्म हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे ही कुछ भी कर ले, प्रोपेन में दो से ज़्यादा टर्मिनल पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, मतलब प्रोपेन में ब्रांचिंग पॉसिबल है ही नहीं, दैट्स वाई यहां भी हम लोग नॉर्मल प्रोपेन का टर्म यूज नहीं करेंगे। नॉर्मल प्रोपेन यहां पे नहीं बोलना है, बट आफ्टर प्रोपेन, आफ्टर 3 कार्बन, अगर आपके पास 4 कार्बन है तो ऑब्वियसली वहां से ब्रांचिंग पॉसिबल है। इसका मतलब है कि नॉर्मल टर्म ब्यूटेन से शुरू होता है। ठीक है, देखिए, इफ वी हैव 4 कार्बन देन ऑब्वियसली ब्रांचिंग कैन बी पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 4, यहां भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 4, तो देखिए यहां पे टर्मिनल पॉइंट कितना है, 3 है, 1 2 3, तो यहां पे ब्रांचिंग पॉसिबल है। तो मैंने क्या डिफिनेशन बोला था कि वैसा कोई भी अल्केन विच कैन बी ब्रांच बट स्टिल इट इज अनब्रांच। तो देखिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो उसमें ब्रांचिंग पॉसिबल था, बट फिर भी अगर ये अनब्रांच है तो इसका आईयूपीएसी नेम तो आप जानते ही हैं, ब्यूटेन। बट अगर कोई पूछेगा आपसे कि व्हाट द कॉमन नेम ऑफ ब्यूटेन, तो बोलना है नॉर्मल ब्यूटेन। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, what is its ipoc name, pentane. What is its common name, normal pentane. आईयूपीएसी नेम पेंटेन है, कॉमन नेम नॉर्मल पेंटेन हो जाएगा। सिमिलरली देखिए ये भी अनब्रांच है, तो इसका आईयूपीएसी नेम हेक्सेन, बट कॉमन नेम क्या रहेगा, नॉर्मल हेक्सेन रहेगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं
आइसो अल्केन। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस यूनिट को CH3, पार्टिकुलरली यही यूनिट, सी और कोई यूनिट नहीं, CH3 CH3 CH, इसके बाद बॉन्ड, इस यूनिट को बोलते हैं आइसो यूनिट। क्या बोलेंगे? आइसो यूनिट। तो आइसो अल्केन का डिफिनेशन ये होता है कि दो अल्केन विच हैव आइसो यूनिट, वैसा कोई भी अल्केन जिसमें आइसो यूनिट प्रेजेंट है, विदाउट एनी अदर ब्रांचिंग, इफ एनी अल्केन हैविंग आइसो यूनिट without any other branching, then it is called isoalkane। वैसा कोई भी अल्केन जिसमें क्या प्रेजेंट रहना चाहिए? आइसो यूनिट। और उसके बाद अगर आइसो यूनिट है तो यहां के बाद बाकी कहीं भी, यहां ये आइसो यूनिट है उस अल्केन में, बट इसके बाद जो रहेगा तो लास्ट में एक ही टर्मिनल होना चाहिए, वो लास्ट। इसका मतलब है कि यहां के बाद बिल्कुल स्ट्रेट, इसके बीच में यहां से जब शुरू होगा तो इसके बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं चाहिए। उसी चीज को मैं यहां पे लिखा हूं, इफ एनी अल्केन हैविंग आइसो यूनिट विदाउट एनी अदर ब्रांचिंग देन इट इज कॉल्ड आइसो अल्केन। ये कब पॉसिबल है? तभी पॉसिबल हो रहेगा कि मेरे पास ये आइसो यूनिट है उस मॉलिक्यूल में, उस कंपाउंड में, और इसके बाद यहां से जब शुरू होगा तो बीच में और कोई टर्मिनल नहीं मिलेगा, सिर्फ एक टर्मिनल मिलेगा, वो सबसे लास्ट में मिलेगा। ओके। और फिर भी अगर कहीं पे अगर डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में या कैसे भी, अगर जो मेरा नंबर आप जानते हैं कैटलिस्ट का, डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3 CH CH3 CH3। तो यहां देखिए, इस कंपाउंड में आइसो यूनिट है, करेक्ट, और आइसो यूनिट के बाद एक ही टर्मिनल है जो कि एक ही कार्बन है, तो लास्ट कार्बन है। दैट्स वाई इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो IUPAC नेम IUPAC रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो आपको मोनोसब्स्टिट्यूटेड पैरेंट अल्केन का पढ़ाए हुए हैं, तो इसका IUPAC नेम होगा 2-मिथाइल प्रोपेन, बट ये इसका आइपक नेम है, IUPAC नेम है 1 2 3। अब नेक्स्ट इसका कॉमन नेम, तो कॉमन नेम के लिए आप देखिए ये कौन सा यूनिट है? ये है आइसो यूनिट। कौन सा यूनिट? आइसो यूनिट। तो आइसो यूनिट आपने वंस यू फाइंड आउट द आइसो यूनिट, तो उसके बाद देख रहे हैं कि इसके बाद कोई डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके बाद बस एक ही टर्मिनल है, तो आइसो बोलना है, और उसके बाद उस मॉलिक्यूल में टोटल कार्बन को काउंट करना है, जितना भी कार्बन है सारे कार्बन को, तो आइसो बोलेंगे। और टोटल कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? आइसो ब्यूटेन। इसका मतलब इसका IUPAC नेम क्या हुआ? 2-मिथाइल प्रोपेन, और कॉमन नेम क्या हुआ? आइसो ब्यूटेन। एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके,
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH3। तो यहाँ पे भी आइसो यूनिट प्रेजेंट है। ओके, ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ भी आइसो यूनिट है। अब इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन, करेक्ट। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम के लिए क्या बोले हैं कि कॉमन नेम के लिए अभी जस्ट आपको इलाबोरेट कर रहा हूं, अभी जस्ट समझाए हैं कि कॉमन नेम के लिए आइसो यूनिट देखिएगा। और देखिए ये आइसो अल्केन इसको बोल सकते हैं, इसके लिए हर अपने कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, क्योंकि मेरा डिफिनेशन में था कि एनी अल्केन विच हैव आइसो यूनिट विदाउट एनी अदर ब्रांचिंग। इसका मतलब जो ऐसा अल्केन जिसके पास आइसो यूनिट है बट उसके बाद और कोई ब्रांचिंग नहीं है, बस लास्ट में एक टर्मिनल रहना चाहिए। तो अगर लास्ट में एक ही टर्मिनल, इसका मतलब बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं हुआ है। तो इसका कॉमन नेम क्या रहेगा, आइसो। और आइसो के बाद क्या करना है बच्चों, आइसो के बाद करना है आपको कि टोटल कार्बन काउंट करना है। तो टोटल कार्बन इसमें कितना है, टोटल कार्बन है 5, तो इसको क्या लिखना है, पेंटेन। ओके, तो अब यहां देखिएगा, आप देखिए बोर्ड पे अब 2 एग्जाम्पल आपके सामने है। इस एग्जाम्पल में इसका IUPAC नेम है 2 मिथाइल प्रोपेन, और इस एग्जाम्पल में इसका IUPAC नेम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। दोनों में एक चीज कॉमन है कि जितना भी आप आइसो अल्केन बोलेंगे, अब देखिए केमिस्ट्री में एक मैं टर्म यूज करता हूं इन जनरल, एक्सेप्शन एक आध होल्ड कर सकता है क्योंकि केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में लॉट ऑफ एक्सेप्शन भरा पड़ा है, लेकिन इन जनरल जितना भी आपको आइसो अल्केन मिलेगा उन सारे आइसो अल्केन के आइपोक नेम, IUPAC नेम में एक चीज कॉमन रहेगा, 2 मिथाइल। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कि देखिए यहाँ पे भी आपको इधर से ही नंबरिंग होगा। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जितना भी आइसो अल्केन है उसका IUPAC नेम में एक चीज कॉमन हर जगह पे मिलता है कि यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 मिथाइल, वहां भी, तो सब में एज ए सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन 2 कार्बन नंबर 2 पे ही नजर आता है। मैंने कार्बन नंबर 2 और उसमें 2 पे मिथाइल ही आपको नजर आएगा। दैट्स वाई इसका एक कॉमन चीज मैंने ऑब्जर्व किया। तो वो जो मैंने ऑब्जर्व किया वो आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। देखिए ये है 2 मिथाइल, ये भी क्या है 2 मिथाइल। बाकी क्या इसका पेरेंट चेन में कितना कार्बन है उसका मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट आइसो अल्केन का IUPAC नेम में एक चीज कॉमन रहेगा, वो रहेगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल एंड 2 मिथाइल। जितना भी नाम लिखिएगा उसका IUPAC नेम सब में 2 मिथाइल। लेकिन ये मैं बात किसके लिए कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं कि जिसका कॉमन नेम आइसो अल्केन है उसके लिए, विथ 1 और 2 एक्सेप्शन। अब कहीं पे एक्सेप्शन मिल जाएगा तो ये नहीं बोलना कि हाँ राकेश सर बोल दिए थे, ये तो यहाँ पे तो गलती हो गया। एक केमिस्ट्री है, थोड़ा एक्सेप्शन हो सकता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कॉमन नेम, नियो अल्केन। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि नियो यूनिट क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस यूनिट को, बाकी दूसरे को नहीं, पार्टिकुलरली यही यूनिट, इस यूनिट को बोलते हैं नियो यूनिट, करेक्ट। तो जस्ट लाइक आइसो अल्केन, इसका भी सेम डिफिनेशन रहेगा, इफ एनी अल्केन हैविंग
नियो यूनिट विदाउट एनी अदर ब्रांचिंग। कहने का सेंस क्या हुआ कि वैसा कोई भी अल्केन जिसमें क्या होना चाहिए, नियो यूनिट हो, बट नियो यूनिट के बाद बाकी ब्रांचिंग उसके बाद जो शुरू होता है, तो इसका मतलब है कि अगर नियो यूनिट है तो यहाँ के बाद जो रहेगा उसके बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं चाहिए। अगर ब्रांचिंग रहेगा तो फिर वो आइसो अल्केन या नियो अल्केन नहीं रहेगा। इसका मतलब यहाँ के बाद लास्ट में एक टर्मिनल, बस एक टर्मिनल रहना चाहिए। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3 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 CH2H। ओके, तो देखिए इसमें आइसो यूनिट है, सॉरी नियो यूनिट है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम रहेगा 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। कॉमन नेम क्या होगा, नियो लिख दीजिए पहले, और उसके बाद उस मॉलिक्यूल में टोटल कार्बन काउंट कर लीजिए, कितना कार्बन है 5, तो क्या हो जाएगा नियो पेंटेन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए यहाँ पे नियो अल्केन का इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अब उसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 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 CH2 CH3, करेक्ट। यहां भी नियो यूनिट है, इन दिस एग्जांपल नियो यूनिट ऑल्सो प्रेजेंट। ये है नियो यूनिट, तो इसका IUPAC नेम क्या है 1 2 3 4। और जैसे ही मैं IUPAC नेम के लिए नंबरिंग करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे ही कर दिया, रैंडम कर दिया। मैं जितना भी पहले आपको रूल्स पढ़ाया हूं उसको फॉलो करते हुए ही मैं कर रहा हूं, और उसको आप भी सीक्वेंस में देख रहे होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा नाम 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, करेक्ट। तो ये इसका IUPAC नेम है। कॉमन नेम के लिए क्या बोले हैं, तो कॉमन नेम के लिए सबसे पहले देखिए कि आइसो यूनिट प्रेजेंट है, तो ओके फाइन, आइसो यूनिट है। टोटल कार्बन कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 आइसो नियो हेक्सेन। ओके, अब एक मिनट देखिए, मैं जानबूझकर इस एग्जाम्पल को यहाँ पे रहने दिया था, मुझे यहाँ भी कुछ कंपेयर करना है। तो देखिए उसका वहाँ भी वो नियो पेंटेन है या नियो हेक्सेन है, नियो टर्म दोनों जगह यूज हो रहा है, लेकिन इसके IUPAC, इस एग्जाम्पल का IUPAC नेम में क्या लिखे हैं 2 डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, और उसका लोकेशन यहाँ भी क्या है 2 डाइमिथाइल। तो अगेन मेरा ऑब्जर्वेशन अबाउट नियो अल्केन कि जहाँ भी नियो अल्केन का टर्म यूज करते हैं, जहाँ भी नियो अल्केन का टर्म यूज करेंगे तो वहाँ सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन 2 and 2 रहेगा, एंड 2 and 2 का मिथाइल ही रहेगा, और दूसरा आएगा तो वो नियो यूनिट बन ही नहीं पाएगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जनरली। ओके, इसमें एक आध एक्सेप्शन होता है जिसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे। तो देखिए यहाँ भी क्या है 2 डाइमिथाइल, वहाँ भी क्या है 2 डाइमिथाइल। ओके, अच्छा
CH3 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 CH2। ये तो यहाँ पे अब इस एग्जाम्पल में मेरा पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा स्टूडेंट यहाँ पे इस कंपाउंड में नियो यूनिट है या नहीं है, तो ऑब्वियसली सबका आंसर आना चाहिए सर यस, यहाँ पे नियो यूनिट है, क्योंकि हम लोग इसी यूनिट को क्या नाम दे रहे थे, नियो यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि ओके दिस कंपाउंड हैविंग नियो यूनिट, इस कंपाउंड में नियो यूनिट है, बट क्या इस कंपाउंड का कॉमन नेम नियो अल्केन लिख सकते हैं? तो आप इसका आंसर रहेगा कि जस्ट अभी आपको बताया है कि नियो यूनिट अगर है किसी कंपाउंड में, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर नियो अल्केन होगा ही होगा, उसका कंडीशन नियो अल्केन होने का कंडीशन है नियो यूनिट का रहना और नियो अल्केन का नाम लिखना, नियो यूनिट लिखना और नियो यूनिट का रहना दोनों अलग अलग बात हो गया। कोई कंपाउंड फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में नियो यूनिट प्रेजेंट है, बट यहाँ पे नियो अल्केन नहीं लिखेंगे, क्योंकि नियो अल्केन लिखने का कंडीशन था कि इफ एनी अल्केन हैविंग नियो यूनिट विदाउट एनी अदर ब्रांचिंग, बट यहाँ पे तो इसके बाद यहाँ यूनिट के बाद तो ब्रांचिंग हो गया, यहाँ पे एक ही टर्मिनल नहीं है, देखिए दो टर्मिनल हो गया है, एक टर्मिनल ए है और एक टर्मिनल ए है, दैट्स वाई यहाँ पे नियो अल्केन नोमेनक्लेचर वैलिड नहीं रहेगा। ओके, सिमिलर फैशन देखिए इस एग्जांपल में देख लीजिए, यहां पे आइसो यूनिट है, पॉइंट टू बी नोटेड कि यहां पे आइसो यूनिट है, बट क्या है, इज इट कंपलसरी कि यहाँ पे इसका कॉमन नेम आइसोल के लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आइसो यूनिट है लेकिन आइसोल्केन का कंडीशन लिखने का, आइसोल्केन लिखने का कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग आइसोल्केन नहीं लिखेंगे। बिकॉज क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आपको जस्ट अभी पढ़ाए हैं कि आइसो यूनिट अगर किसी भी कंपाउंड में अल्केन में अगर आइसो यूनिट है, किसी भी ब्रांच अल्केन में आइसो यूनिट है, बट उसके बाद अगर एक ही टर्मिनल पॉइंट नहीं रहे, अगर एक ही टर्मिनल पॉइंट नहीं है, बीच में ब्रांचिंग हो गया है, तो यहाँ पे आइसो अल्केन का जो रूल डिफिनेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं किया है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे आइसो अल्केन नहीं लिखेंगे। अब चलिए, अब आपको 2 मिनट में ऐसे ही कुछ बात करते हैं। अच्छा बताइए कि सपोज कीजिए कि आपसे बोला जाएगा कि रॉन्गली बट करेक्ट का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर सही गलत है लेकिन सही है। रॉन्गली बट करेक्ट मतलब गलत है लेकिन सही है। वह कि अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए रेलगाड़ी और ट्रेन में कौन सा हिंदी है और कौन सा इंग्लिश है, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे आंसर देंगे क्या कि सर ट्रेन तो इंग्लिश है और रेलगाड़ी हिंदी है। और 99% लोग किसी भी रिक्शा वाले से पूछिएगा कि ओके चलो मुझे रेलगाड़ी पकड़ना है, तो ऑब्वियसली उसके माइंड में यही आएगा कि हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, ट्रेन बोलेंगे तो उसको लगेगा अच्छा इंग्लिश में बोल रहे हैं, बट एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा तो रेल इज ऑल्सो ए इंग्लिश टर्म। बट हुआ ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग इतने दिन तक यहाँ मतलब इस तरीके से यहाँ पे एक फैशन चल गया है जिसको बोलते हैं हिंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, क्या हो गया हिंग्लिश। तो रेलगाड़ी हम लोग को डे टू डे कॉमन लाइफ में आ गया और उसको ऐसा लगता है कि वो मतलब हिंदी ही बना हुआ है, बट एक्चुअली उसको हम लोग कैसे एक्सेप्ट कर लिए हैं कि हाँ ये इंग्लिश है लेकिन हिंदी बनाया जैसा है, तो इसको हम लोग क्या वो एक्सेप्ट कर लिए। तो इसको बोलते हैं वैसा कोई भी एक टर्म जो एक्चुअली आज के टाइम में हो सकता है कि रॉन्ग हो गया हो, गलत है, लेकिन इतना ना वर्ल्ड वाइज फेमस हो गया कि उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं क्या बोलकर कि गलत है लेकिन सही है, रॉन्गली बट करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की सर तो रेलगाड़ी का हिंदी क्या होगा, तो रेलगाड़ी का हिंदी अगर जाके बोलिएगा किसी को, ओला उबर वाला के किसी को भी, उसके ड्राइवर को कि चलो मुझे पकड़ना है लौह पथ गामिनी, लौह मतलब लोहा, पथ मतलब रास्ता, गामिनी मतलब उसमें जाने वाला, लोहे के रास्ते पे जाने वाला, तो लौह पथ गामिनी पकड़ना है ऐसे बोलिएगा ना, तो उसको ऊपर से एकदम बिल्कुल टेंजेंट बनते हुए निकल जाएगा और उसको समझ में भी नहीं आएगा, और ऐसा बोलना भी नहीं है, नहीं तो पता चला कि आपका ट्रेन छूट गया। तो यहाँ पे मैं एक टर्म पे बात कर रहा था, क्या टर्म बात कर रहा था, रॉन्गली बट करेक्ट। तो एक्चुअल में
आइसो और नियो इसमें एक एक्सेप्शन है, ओनली वन एक्सेप्शन। देखिए एक कौन सा यूनिट है, ये है आइसो यूनिट। ये कौन सा यूनिट है, ये है मेरा नियो यूनिट। ये आइसो यूनिट, ये नियो यूनिट। तो आइसो यूनिट और नियो यूनिट है, बट यहाँ पे ये आइसो अल्केन का डिफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा है? क्योंकि आइसो अल्केन नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आइसो के बाद यहाँ पे ब्रांचिंग हो गया। नियो अल्केन का भी डिफिनेशन, यहाँ पे दोनों यूनिट है, बट आइसो अल्केन ना ही यहाँ पे आइसो अल्केन होना चाहिए, ना ही यहाँ पे नियो अल्केन होना चाहिए। बट एक्चुअली ये एक्सेप्शन है। आज के डेट में इसका नाम ना ही आइसो होना चाहिए था, आइसो अल्केन, ना ही नियो अल्केन, बट दिस इज द एक्सेप्शन। ये वर्ल्ड वाइज अपने एक खास कॉमन नेम से फेमस है, तो उसको हम लोग क्या बोलकर कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए कि गलत है लेकिन सही है, रॉन्गली बट करेक्ट। इसका कॉमन नेम है आइसो, और उसका टोटल कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आइसो ऑक्टेन। अब इसमें कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो आइसो अल्केन का डेफिनेशन सर्टिफाई ही नहीं किया तो आप लिख दिए। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये आज के डेट में कन्वेंशन वाइज ये तो करेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही है, बट इसको एक्सेप्शन के लिए क्या बोलकर एक्सेप्ट कर लिए हैं कि रॉन्गली बट करेक्ट। बहुत सा चीज़ ऐसा होता है जिसमें देखते हैं जानते हैं कि सामने वाला गलत है, लेकिन उसको कभी कभी आपका इतना ना फास्ट फ्रेंड होता है कि बोलते चलो भाई तुम गलत हो लेकिन चलो सही है। तो ऐसे ही एक्सेप्शन हो गया कि रॉन्गली बट करेक्ट। तो ये मेरा एक्सेप्शन था। तो हम लोग कॉमन नेम ऑफ अल्केन में क्या क्या पढ़े? कॉमन नेम ऑफ अल्केन में हम लोग पढ़े हैं नॉर्मल अल्केन, आइसो अल्केन एंड नियो अल्केन। तो ये था मेरा कुछ कॉमन नेम ऑफ अल्केन। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। इसमें आप लोग जानते भी होंगे डिग्री ऑफ कार्बन के लिए एक होता है प्राइमरी कार्बन एटम, करेक्ट, जिसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन भी बोलेंगे। एक होता है सेकेंडरी कार्बन एटम, जिसको हम लोग 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। एक है टर्सरी कार्बन एटम, जिसको 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। चलिए, तो डिग्री ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना मिलेगा आपको? प्राइमरी कार्बन एटम जिसका हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री, सेकेंडरी कार्बन एटम जिसको बोलेंगे 2 डिग्री, टर्सरी कार्बन एटम जिसको बोलेंगे 3 डिग्री, क्वाटरी कार्बन एटम जिसको क्या बोलेंगे 4 डिग्री। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 डिग्री कार्बन किसे बोलते हैं? तो 1 डिग्री कार्बन का डिफिनेशन ये है, पहले समझ लीजिए। इफ एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ ओनली 1 कार्बन, कोई भी कार्बन कितना कार्बन से अटैच रहे डायरेक्टली, देखिए यहां पे मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं डायरेक्टली अटैच, करेक्ट। तो इफ एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ ओनली 1 कार्बन देन इट इज कॉल्ड 1 डिग्री। इन सिमिलर फैशन इफ एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 2 कार्बन देन इट इज कॉल्ड 2 डिग्री। इफ एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 3 कार्बन देन इट इज कॉल्ड 3 डिग्री। If any carbon directly attached with 4 carbon, then it is called 4 degree. And if any carbon directly attached with 5 carbon, तो कभी कभी क्लास में बच्चे क्या बोल देते हैं सर 5 डिग्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का डिग्री मैक्सिमम 4 तक ही होगा, क्योंकि
यू नो इट वेरी वेल, कार्बन टेट्रावेलेंट है, कार्बन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट, कार्बन का वैलेंसी 5 नहीं हो सकता है, इसलिए कार्बन का मैक्सिमम जो डिग्री रहेगा वो कितना रहेगा, 4 रहेगा। ओके, तो यहां पे क्या 1 डिग्री क्या है, इफ एनी कार्बन directly attached with only one carbon, then it is called वन डिग्री कार्बन। देखिए सिमिलरली सेम डिफिनेशन 2 डिग्री के लिए, इफ एनी कार्बन डायरेक्टली कितना से, डायरेक्टली अटैच्ड विथ 2 कार्बन, then it is called 2 डिग्री कार्बन। सिमिलरली 3 डिग्री के लिए मैं बोल देता हूं, उसको लिख लीजिएगा। इफ एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 3 कार्बन देन इट इज कॉल्ड 3 डिग्री, and if any carbon directly attached with 4 carbon then it is called 4 डिग्री। ठीक है, तो 3 डिग्री में कोई भी कार्बन डायरेक्टली कितना कार्बन से अटैच रहेगा, 3 कार्बन से। 4 डिग्री में कोई भी कार्बन कितना से अटैच रहेगा, 4 कार्बन से। अब इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वेस्ट रहेगा आपको समझाने के लिए, ध्यान से देखिएगा। पहले एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। देखिए इस कार्बन के बाद इस तरफ बहुत सारा कार्बन है, बट मेरा डिफिनेशन क्या था डिग्री ऑफ कार्बन के लिए, कि इफ एनी कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 1 कार्बन देन इट इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो एक कार्बन डायरेक्टली किससे अटैच है, इससे अटैच है, इससे तो डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो एक कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन अटैच है, ओनली 1 कार्बन, दैट्स वाई इसका डिग्री क्या रहेगा, 1 डिग्री। देखिए एक कार्बन डायरेक्टली कितना कार्बन से अटैच है, तो ये 2 कार्बन के बीच में सैंडविच है, इसके बीच में है, दैट्स वाई ये डायरेक्टली कितना कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से। तो इसका क्या डिग्री रहेगा, 2 डिग्री। एक कार्बन कितना कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, सिर्फ एक कार्बन सिर्फ इससे अटैच है, इससे बाकी कार्बन से अटैच नहीं है, 1 डिग्री। एक कार्बन कितना कार्बन से अटैच है, तो देखिए एक कार्बन डायरेक्टली मैं टर्म बार बार यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट, डायरेक्टली मतलब है कि इससे डायरेक्टली जो लिंक रहेगा, अटैच रहेगा, कितना इसमें कार्बन इसके पीछे है उससे मतलब नहीं है। तो एक कार्बन डायरेक्टली कितना कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो इसका डिग्री क्या रहेगा, 3 डिग्री। एक कितना कार्बन से अटैच है, देखिए 1 2 3 एंड 4, तो इसका डिग्री क्या रहेगा, 4 डिग्री। इसका डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री। इसका डिग्री भी क्या होगा, 1 डिग्री। इसका डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। एक कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, तो इसका डिग्री 1 डिग्री है। एक कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, इसका भी डिग्री 1 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 है। इस कार्बन का डिग्री 3 है, इस कार्बन का डिग्री 4 है, इस कार्बन का डिग्री 2 है। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं।
देखिए इस एग्जाम्पल में सपोज कीजिए कि मैं आपसे पूछा कि इस कार्बन का कितना डिग्री है, तो देखिए तो ये कार्बन कितना कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे कार्बन है, इसका डिग्री पूछ रहे हैं, तो एक कार्बन तो ए है, एक कार्बन ए है, एक कार्बन ए है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3 डिग्री। इस कार्बन का डिग्री अगर पूछेंगे तो क्या बोलते हैं, ये कार्बन की डायरेक्टली कितना कार्बन से अटैच है 4 कार्बन से, 1 2 3 एंड 4, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 4 डिग्री। इस कार्बन का अगर डिग्री पूछेंगे कितना, ये कार्बन कितना कार्बन से अटैच है, इससे अटैच है, इससे अटैच है, कितना डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो ये था डिग्री ऑफ कार्बन। ओके स्टूडेंट, तो आज का क्लास लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अब ये नेक्स्ट कल के क्लास में यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। जस्ट मैं डिग्री ऑफ कार्बन से ही कल स्टार्ट करूँगा। तो ऐसे करके पहले हम लोग नोमेनक्लेचर को ख़त्म करते हैं। वी हैव सफिशिएंट टाइम, खास करके आप लोग के पास अच्छा खासा टाइम है, तो हम लोग इस बहुत सिस्टमैटिक वे में इसको देखते हुए आगे पढ़ते हैं। और बहुत सीक्वेंस में मेरा जो लेक्चर है उसको फॉलो कीजिएगा। ऐसा नहीं थर्ड पहले देख रहे हैं, 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन। ओके, थैंक यू सो मच।